हिंदी सीखने वाले और हिंदी से प्रेम करने वालों का आप सभी का मैं एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपके पास कुछ प्रस्तुतियां लेकर आ रहा हूं, जिसके माध्यम से हम हिंदी का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, हिंदी पर परिचर्चा करेंगे। इससे पहले की जो प्रस्तुति थी मेरी, उसके माध्यम से मैंने आपके सामने जो हिंदी की संपूर्ण वर्णमाला थी उसके विषय में जानकारी देने की कोशिश की थी, और आज मैं उसके आगे चलूंगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि जब हम हिंदी वर्णमाला की बात करते हैं तो जो हमारे बच्चे हैं, हमने भी जब हिंदी सीखी होगी तब हमने उसकी वर्णमाला पढ़ी होगी, और उसके बाद जैसे जैसे बच्चे अगली कक्षाओं में चलते चले जाते हैं, आगे जाकर हम देखते हैं कि 9th 10th में पहुंचकर वो इंग्लिश की वर्णमाला तो बड़ी अच्छे ढंग से लिख लेते हैं, लेकिन हिंदी की वर्णमाला लिखने में उन्हें कहीं ना कहीं एक तरह से मुश्किल का सामना करना पड़ता है। दूसरे, हिंदी वर्णमाला का हमें पूरा ज्ञान भी नहीं होता, तो ये सारी की सारी जो चीजें हमारे मन मस्तिष्क के कहीं ना कहीं निकल चुकी थी। मैं जो नए सीखने वाले हैं उनके लिए भी, और जो हिंदी को सीख चुके हैं लेकिन फिर से वर्णमाला के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं उनके लिए भी मैं ये एक पूरी की पूरी सीरीज, पूरी की पूरी प्रस्तुतियां लेकर आने वाला हूं। पहले कल जो मेरी एक प्रस्तुति थी उसमें मैंने संपूर्ण वर्णमाला की संक्षेप में चर्चा की थी और कहा था कि मैं अलग से स्वरों के विषय में, व्यंजनों के विषय में, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, अंतस्थ क्या है, ऊष्म क्या है, इत्यादि जो संयुक्त व्यंजन है वो क्या है, इनके विषय में मैं अलग अलग सबके विषय में चर्चा करूंगा कि इनको ये नामकरण किस तरह से हुआ या ये किस तरह से बने हैं। आज हम बात कर रहे हैं स्वरों की। तो भाषा का, जिस तरह से आप जानते हैं कि भाषा का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। हम जितनी अच्छे ढंग से अपने भावों को जितनी अच्छी भाषा में दूसरों के सामने प्रस्तुत कर पाएंगे, हमारा व्यक्तित्व उतना ही निखर कर लोगों के सामने आएगा। अगर हमारी भाषा सुदृढ़ नहीं है, हमारे भाव कितने भी सुंदर हो, हमारे मन में क्या कुछ पनपता हो, लेकिन हम सही ढंग से दूसरों के सामने उसको नहीं रख पाते। इसलिए भाषा का सुदृढ़ होना आवश्यक होता है और भाषा के विषय में संपूर्ण ज्ञान आवश्यक होता है। मैं हिंदी की बात करूंगा। हिंदी के विषय में हम जानते हैं कि ये राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, संपर्क भाषा है। हमें एक दूसरे के साथ हिंदी में ही संपर्क साधना होता है, और ऐसे में हमारी हिंदी जो है अगर अच्छी होगी वो तो हमारा व्यक्तित्व दूसरों को प्रभावित कर पाएगा। तो आज हम जो एक कड़ी पूरी की पूरी मैंने शुरू की है, क्रम शुरू किया है, उसके अंतर्गत जो मैंने इससे पहले की प्रस्तुति में वर्णों के विषय, हिंदी वर्णमाला के विषय में एक संक्षेप में पूरी जानकारी रखी थी, आज मैं उसका एक भाग लेकर आया हूं। इसके पहले वर्ण विचार भाग 1 मैंने आपके सामने रखा था, जिसमें पूरी वर्णमाला को मैंने प्रस्तुत किया था। आज ये वर्ण विचार भाग 2 लेकर मैं आपके सामने आया हूं। इसमें हम स्वरों की चर्चा करेंगे, स्वर कितने हैं। तो जब हम हिंदी के स्वर की बात करते हैं, स्वरों की बात करते हैं, तो वो इस तरह से हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ और औ। तो ये 11 स्वर हिंदी वर्णमाला के माने जाते हैं। तो वर्ण की जब हम बात करते हैं तो वर्ण एक भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो उससे भी आगे जाकर जो स्वर होते हैं, जो व्यंजन होते हैं, वो स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जाते, और जो स्वर होते हैं इसके विषय में हम ये कहते हैं कि इनके और अधिक हम टुकड़े नहीं कर सकते। ये सबसे मूल इकाई जो है किसी भी भाषा की यही होती है। तो जबकि स्वर की जब हम परिभाषा देते हैं तो इसकी अलग अलग परिभाषाएं हमें व्याकरण में देखने को मिल जाती हैं। एक परिभाषा ये भी है कि स्वर वे हैं, जब हम स्वरों को बोलते हैं तो हमारी प्राणवायु या श्वास हमारा बिना किसी अवरोध के हमारे मुख से निकलता है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे हम अ बोल रहे हैं, आ बोल रहे हैं, ई बोल रहे हैं, ई बोल रहे हैं। उसके विपरीत जब हम व्यंजन बोलते हैं क, ख, ग, तो कहीं ना कहीं जिह्वा हमारी प्राणवायु को रोकती है, लेकिन स्वरों को बोलते हुए हमारी प्राणवायु जो कहीं रुकती नहीं, किसी के द्वारा रोकी नहीं जाती। ये परिभाषाएं कई व्याकरणों में दी गई हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है, ये जो री है, फिर इसको क्यों हम
स्वरों में रखते हैं, क्योंकि जब री को जब हम बोलते हैं तो री जो है वो उसमें तो हमारी जिह्वा कहीं ना कहीं हमारी वायु को रोकती है, तो फिर इन्हें से स्वर में क्यों रखा जाता है? ये एक मूल प्रश्न है जिस पर परिचर्चा होनी चाहिए। आपके मन में भी ये शंका होती होगी कि री को स्वर में क्यों रखा गया है। अगर परिभाषा को उसको मान लें तो मैं थोड़ी सी अपनी तरफ से एक बात यहाँ पर रखना चाहता हूँ कि हम स्वर उन्हें कहेंगे जो व्यंजनों के साथ योग करें। उनकी स्वतंत्र इकाई तो है, लेकिन वो व्यंजनों के साथ साथ योग कर जाते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि क आ मिलाते हैं तो बनता है क। आपने देखा होगा कि क के साथ जब आ मिला हलंत क, इसको बोला नहीं जा सकता। आप ये भी जानते हैं कि बिना स्वरों की सहायता के व्यंजन नहीं बोले जा सकते, पहले या आगे या पीछे कोई ना कोई स्वर होना चाहिए। तो का बना। इसी तरह से इसने क्या किया, इस स्वर ने इसके साथ योग किया और इसके स्वरूप को बदला। मैं लिखता हूं क हलंत और प्लस ई तो बनता है कि। उसने कहा कि, तो इसने क्या किया, स्वर ने इसके साथ योग किया। अब मैं दो शब्द और लिखता हूं। मैंने लिखा क्रिया और कृष्ण। जब हम इसको तोड़ते हैं, क हलंत प्लस र हलंत प्लस ई प्लस य प्लस आ, हमने देखा कि जब वर्ण विच्छेद हमने यहां पर किया तो क हलंत उसके साथ र है, उसके साथ ई की मात्रा है। लेकिन जब मैं कृष्ण का वर्ण विच्छेद करता हूं, क हलंत प्लस रे श प्लस ण श हलंत प्लस ण हलंत प्लस अ, तो आपने देखा कि क के साथ जब री मिली, ये स्वर मिला, इसने इसके साथ योग किया। लेकिन जब हम ऊपर देखते हैं, क की अपनी एक स्वतंत्र सत्ता है, र आधा बिना स्वर के, और जो ई की मात्रा है वो इसके साथ जुड़ी हुई है। अर्थात इसने इसके साथ कोई भी योग नहीं किया। अगर योग किया तो वो ई ने किया। लेकिन यहां पर इस री ने इस क के साथ योग किया और इसके बोलने की विधि को बदला। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि कहीं ना कहीं ये जो री है, इसको हम इसलिए स्वरों में रखते हैं कि ये भी अन्य स्वरों की तरह व्यंजनों के साथ मिलकर उनके बोलने की विधि को ही बदल देता है, उसके साथ योग कर जाता है। तो इसलिए हम इसको व्यंजनों की श्रेणी में रखते हैं। इसके बाद जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम सिर्फ जो स्वर हैं 11 होते हैं, यहीं तक अपने ज्ञान को बंद करके नहीं रख सकते, इसके आगे हमें चलना है। तो अब आता है स्वरों के भेद। स्वरों के 3 भेद माने जाते हैं। ये भेद हैं, एक ह्रस्व, दो दीर्घ और तीसरा प्लुत। ये ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है, इसके विषय में हम थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। देखें, ह्रस्व स्वर वे होते हैं जिनको बोलने में सबसे कम समय लगता है, और ये 4 वर्ण ऐसे हैं जो यहां पर रखे गए, वो हैं अ, ई, उ और री। दीर्घ जो स्वर हैं वो 7 हैं, आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। अब हम देखेंगे कि 4 और 7 11 हमारे स्वर पूरे हो गए। जैसे ये प्लुत क्या है, वास्तव में हम सभी जानते हैं कि हिंदी का जो विकास हुआ वो वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से होती हुई खड़ी बोली तक पहुंची है। तो ये जो प्लुत स्वर का विधान था, ये संस्कृत में था, ये वहीं से आया है। प्लुत का जो विधान है वो हमारे स्वरों, जितने 11 जो स्वर रखे गए हैं उनमें तो नहीं है, उनमें नहीं, कहीं भी दर्शाया नहीं जाता, लेकिन ये बोलने में आता है।
जब हम किसी को आवाज लगाते हैं, जैसे हम कहें राधा आ जाओ, अर्थात हम जब स्वर को और लंबा करके बोलते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि इसको बोलने में सबसे कम समय लगता है, दीर्घ को बोलने में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है, और जो प्लुत होते हैं इनको दीर्घ स्वर से बोलने से भी दुगना समय लगता है, उससे भी ज्यादा समय लगता है, और इसको लंबा खींचकर बोला जाता है। तो इस तरह से ये प्लुत स्वर आते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये कि ये जो प्लुत स्वर हैं, इनको हम स्वरों में लिखते तो नहीं है, लेकिन इनको सिर्फ बोलचाल में रखा गया है। इस तरह से हम स्वरों के 3 भेद मानते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। आगे देखेंगे जो स्वरों के भेद हमने किए, एक बड़ा प्रश्न होता है कि मूल स्वर क्या है। हमने लिखा, एक लिखा हमने ह्रस्व स्वर, इन्हीं को हम कहते हैं मूल स्वर। और जैसा कि मैंने आपको बताया ये 4 हैं। ये जो री है, इसके विषय में मैं थोड़ा सा बताता चलूं कि चूंकि हिंदी का विकास संस्कृत भाषा से हुआ है, तो संस्कृत में कहीं ना कहीं री का एक और विधान था। री एक इस तरह से, और जिसको हम बड़ी री कहते थे, वो इस तरह से लिखी जाती थी। लेकिन हिंदी वर्णमाला में से इसको स्थान अभी नहीं दिया गया है, क्योंकि हिंदी बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। एक मानक वर्तनी जो विकसित की गई, उसमें इसको ये स्थान नहीं दिया गया, उसमें यही 11 के 11 स्वर जो थे वो रखे गए हैं। एक और प्रश्न है कि अंग और आह को हमने स्वरों में से क्यों निकाल दिया, मैं थोड़ी देर में उसके विषय में भी चर्चा करूंगा। तो ये जो मूल ह्रस्व स्वर है, वो मूल स्वर भी उनको कहते हैं, और ये 4 हैं। उसके बाद दीर्घ स्वर, हमने देखा कि ये है आ, ई, ओ, ए, ओ और अ। जैसा मैंने आपसे कहा कि जो ह्रस्व स्वर, जिन्हें हम मूल स्वर कहते हैं, उनको बोलने में सबसे कम समय लगता है। इनको दीर्घ स्वर को बोलने से ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है। ये क्यों लगता है? जैसे कि आ है, ये 2 स्वर अ प्लस अ, संधि में जाकर अ या आ इस तरफ भी हो जाता है, अ या आ उस तरफ भी हो जाता है। तो वो संधि का विषय मैं उसके बाद में चर्चा करूंगा। अ प्लस अ मिलकर एक आ बनता है, 2 स्वर मिल जाते हैं। ई, उसके बाद उ, ए, ये 2 स्वर अ प्लस ई को मिलाकर ए बनता है। संधि में जाकर बड़ी, जिसको हम बड़ी ई कहते हैं, आ प्लस ई भी मिलता है, लेकिन यहां पर हम यही रखेंगे ए बनता है। इस तरह ओ बनता है और ओ बनता है। तो इस तरह से दीर्घ स्वर जो है वो 2 स्वरों के मेल से बनते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो दीर्घ स्वर हैं उनको बोलने में दुगना समय लगता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 4 हमारे मूल स्वर हैं, अ, ई, ओ, री, यही जो हमारे ह्रस्व स्वर भी हैं। दीर्घ स्वर 7 है हमारे पास। और संस्कृत की अगर बात करूंगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो री और उसके साथ ये री भी थी, और संस्कृत की जानते होंगे कि री भी हम स्वरों में रखते थे। जो पुराने पढ़े हुए लोग हैं, अगर उनसे बात करेंगे तो स्वरों में इसको भी पढ़ा करते थे। लेकिन मानक वर्तनी जो विकसित की गई, उसमें ये सारे के सारी चीजें निकाल दी गई हैं। इसके साथ साथ अंग और आह को भी निकाल दिया गया। तो ये थे स्वर के भेद, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि प्लुत जो स्वर हैं वो लिखने में नहीं आते, सिर्फ बोलने में आते हैं। बोलचाल की भाषा में हम उनका प्रयोग करते हैं, लेकिन लिखने में नहीं आते। इसके बाद
एक और चीज की मैं जहां पर चर्चा करना चाहूंगा, बहुत से लोगों में ये शंका होगी, खास विशेषकर जो पुराने लोग हैं, जो हमने भी जब हिंदी को पढ़ना आरंभ किया था, ये अंग और आह ये दो भी स्वरों की श्रेणी में आया करते थे, लेकिन आज की तिथि में इनको हम अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह, इनको अयोगवाह क्यों कहा जाता है, या इनको अंग और आह इनको स्वरों में से क्यों निकाल दिया गया, इसकी परिचर्चा भी मैं यहां पर करना आवश्यक समझता हूं। मैं कुछ शब्द यहां पर लिख रहा हूं। कंगन, चंचल, ठंडा, तंतु, पंप, ये 5 शब्द लिखे जिसके ऊपर मैंने एक बिंदु लगाया है। जब हम इसको खोलकर लिखते थे, जब प्राचीन समय में हम भी लिखा करते थे, क्योंकि मानक वर्तनी के विकास के साथ साथ कुछ नियम बने, उन नियमों के अंतर्गत हमने ये बिंदी जो हम डालते हैं यहाँ पर, इसको डालना अनिवार्य कर दिया। अब हम देखते हैं कि इसको प्राचीन समय में हम कैसे लिखते थे। पहले हम कैसे, प्राचीन, मैं बहुत पुरातन बात नहीं कर रहा, इससे पहले हम उसको किस तरह से लिख लेते थे। इसको हम लिखते थे कंगन ऐसे, या कंगन। इसी तरह चंचल, इसी तरह ठंडा, तंतु, पंप। आपने देखा होगा इस तरह तो मैंने सभी जगह बिंदी लगाई है, लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर न का प्रयोग हुआ है, यहां पर न्या का, यहां पर ण का, यहां पर न का और यहां पर मा का। ये जो 5 हमारे वर्ण हैं, हर वर्ग का पंचम वर्ण जिसको हम नाक से बोलते हैं, तो वो यहां पर लगे हैं और उनकी जगह पर ये बिंदु आया है। तो कहीं ना कहीं ये जो अंग का प्रयोग था, हम इन 5 वर्णों के लिए करते थे जो कि व्यंजन है। और अगर हम दूसरी तरफ कुछ शब्द और भी हो सकते हैं, जैसे हंस लिखते हैं, यहां हम बिंदु डालते हैं। हंस में ये जो बिंदु डाला, इसमें इसको जब हम बोलेंगे तो ह अलग से बोला जाएगा, प्राणवायु हमारे मुंह से निकलेगी, लेकिन जो बिंदु की ध्वनि निकलेगी वो हमारे नाक से निकलेगी, और स की जो ध्वनि निकलेगी उसकी प्राणवायु फिर से हमारे मुंह से निकलेगी। हवा जो है, हमारी श्वास जो है वो मुंह से निकलेगी, तब हंस हम बोल पाएंगे। इसके बाद हम मैं कहूं कि हंस को देखकर हंस पड़ा। एक जगह मैंने बिंदु लगाया, दूसरी जगह मैंने चंद्र बिंदु लगाया। इन दोनों में क्या अंतर है, इसके विषय में भी मैं आने वाले जो हमारी प्रस्तुतियां होंगी, मैं उसमें विस्तार से चर्चा करूंगा कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो हमने देखा यहां पर कि ये जो बिंदु है, इसने कहीं पर जिस तरह क के साथ अगर मैं ई लगाऊं तो वो उसके साथ योग करती है, उसके स्वरूप को बदल देती है, इसलिए वो क्या है, स्वर है। लेकिन ये जो बिंदु लगा, ये अयोग वाह, ये योग अ नहीं करता है, योग व्यंजन के साथ। और उसकी अपेक्षा क्या है, ये जो पंचम वर्ण होता है किसी भी वर्ग का, ये उसके लिए आता है, योग नहीं करता। इसलिए इनको क्या किया गया कि स्वरों की श्रेणी में से निकालकर अयोग वाह की श्रेणी में रखा गया। और जैसे विसर्ग हम लिखते हैं अतः, इसमें अतः का अपना एक स्थान है, और आगे जो ये बिंदु लगे हुए हैं इसका बोलने का अलग स्थान है। यानी इसने भी वर्ण के साथ या व्यंजन के साथ योग नहीं किया, इसलिए इनको अयोग वाह की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये जो परिचर्चाएं हैं ये करना आवश्यक है। विशेषकर 2-3 जो बातें थी बहुत महत्वपूर्ण थी, कि एक तो स्वर 11 रह गए हैं, अंग आ को हम इसमें नहीं लेते, अंग आ को हम अयोग वाह की श्रेणी में रखते हैं। अयोग वाह की श्रेणी में क्यों रखते हैं, क्योंकि ये वर्ण के साथ योग नहीं करते हैं, जबकि जो स्वर होते हैं वो वर्ण के साथ योग कर जाते हैं, मिल जाते हैं, उसके बोलने के स्वरूप को ही बदल के रख देते हैं। तीसरा, री को हम स्वरों की श्रेणी में क्यों रखते हैं, इसके भी ऊपर भी हमने विस्तार से चर्चा की। मुझे लगता है कि आपके ज्ञान में अवश्य ही वृद्धि हुई होगी। इसके बाद हमने स्वरों के भेद जो थे, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, इनके विषय में बात की, और ह्रस्व मूल स्वर हमारे कौन से होते हैं इसके विषय में बात की, और जो हमारे जो दीर्घ स्वर हैं वो किन किन स्वरों को मिलाकर बने हैं, इनके ऊपर भी हमने विस्तार से चर्चा की। ये था मेरा आज का विषय, स्वर के ऊपर ज्ञान। आने वाले समय में मैं व्यंजनों के ऊपर भी बात करूंगा।
विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे, उनको बोला कैसे जाता है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और हिंदी अगर आपको सीखनी है तो आपको ये छोटी छोटी बातें हमें पता होनी चाहिए। और ये जो मेरी प्रस्तुति थी ये आपको अवश्य ही लाभदायक अनुभव करवाएगी। और अगर आपको लगे कि आपको कुछ, आपके ज्ञान में कुछ वृद्धि हुई है, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आने वाले समय में मैं और विषयों के साथ आपके सामने आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।